हे गाइस, दिस साइड CACM आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के सेशन में मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्वांटिटेटिव टेक्निक पोर्शन में असाइनमेंट चैप्टर। दोस्तों, इस असाइनमेंट चैप्टर में हम लोग क्लोज टू 4 to 5 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूरा असाइनमेंट चैप्टर को ब्रीफ करने के लिए बहुत इजीली सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको एज ए रिवीजन इजीली देख सकते हैं। पॉइंट आता है कि सर ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा से बताता आया हूँ, जब भी अगर मैं कोई भी मटेरियल आप लोगों के साथ ऐड कर रहा हूँ तो वो आप सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा हमारी वेबसाइट lpscacma.com, नीचे दिख रहा है। उसके फ्री रिसोर्सेज, दैट मीन्स वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में CMA फाइनल SCM में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को आशुतोष लाटा कंटेंट के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से आपको एक फोल्डर दिया गया है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो QT मई 2025 के नाम से, QT मई 2025 के नाम से एक PDF फाइल आपको मिलेगी। आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस QT की सीरीज में, वो सारे के सारे आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1B। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1B अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 1B, तो मैंने बोला होमवर्क सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये मैं क्लास में हमारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 करा के क्वेश्चन नंबर 1B होमवर्क दे देता हूं, बट आप लोगों के साथ मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के 7 मार्क्स का न्यू सिलेबस दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मिस्टर तुषार, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, इज कंसिडरिंग हाउ ही शुड असाइन 5 जॉब्स दैट आर टू बी परफॉर्म टू द मैकेनिस्ट वर्किंग अंडर हिम। तो आप लोगों के इन्होंने कहा कि आप लोगों का मिस्टर तुषार है जो कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं, वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं, उनको क्या है टोटल 5 जॉब हैं। वो 5 जॉब मतलब 5 काम अपने यहाँ पे जितने भी मैकेनिस्ट हैं उनको असाइन करने हैं। आप लोगों को पता है 1 to 1 असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट के अंदर मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक कराते कराते कॉन्सेप्ट्स भी समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 1 to 1 असाइनमेंट होता है। सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई भी असाइनमेंट का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि क्या जो आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है। सर, ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी तो वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो हम लोगों को डमी रो या डमी कॉलम एज द केस में भी वो अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा। जहां पर हम लोग जो भी कॉस्ट इंसर्ट करेंगे वो यूजुअली 0 करते हैं, बट कई बार क्वेश्चन खुद से दे देता है कि अगर आपको कोई डमी कॉलम आता है तो उस केस में पेनल्टी अमाउंट इतना होगा। तो उस केस में आप लोग जो भी डमी रो या डमी कॉलम आप डाल रहे हैं तो वो उस फिगर से डालिएगा जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है। अगर नहीं दिया तो आपको 0 0 0 0 मानना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का ये हो गया कि आपने बैलेंस्ड, और आप लोगों ने अगर अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड किया बाय इंसर्टिंग डमी रो या कॉलम एज द केस मे बी। फिर उसके बाद में आप चेकआउट करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया गया है वो मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सर, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर कल को क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है या आउटपुट दे रखा है, तो आपको पता है हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम हमेशा चाहेंगे हमारा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन या हमारी यूनिट सेल जो है वॉल्यूम वो हमेशा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन का। बट एट द सेम टाइम अगर क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दी हो, यूनिट कॉस्ट आपको दे दी हो, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दी हो, तो ऐसे केस में आप लोगों का या लॉस दे दिया हो तो आप लोगों का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मिनिमाइजेशन का। तो सर, यहां पर आप लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है। आपने ये फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में अब आप लोगों को सपोज से अगर क्वेश्चन में कहता है कि मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, देन आप लोगों को इस स्टेप 2 में कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पता चलता है कि नहीं साहब मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो उस केस में आपको मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स को अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। अब सर, ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, जैसे ये आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको मैकेनिस्ट हैं ABCDE, टोटल 5 मैकेनिस्ट हैं। टोटल जॉब जो है वो भी 1 2 3 4 5 है। तो नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 है। दैट मीन्स ये बैलेंस मैट्रिक्स है। दूसरी चीज आपको यहां पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन कहता है ही वांट्स टू असाइन द जॉब टू द मैकेनिस्ट इन सच ए मैनर दैट द एग्रीगेट कॉस्ट टू परफॉर्म द जॉब इज लिस्ट।
आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम हो। नीचे क्या दे रखा है, ही हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेजेस पेड। अब आपको पता है नीचे आपको जो दिया गया है वो डिटेल है वेजेस पेड की, मतलब कि टोटल आपने कितना लेबर पे करेंगे वो। अब आपको पता है अगर लेबर का पेमेंट के बारे में है तो इसका मतलब हम लोग हमेशा क्या चाहेंगे, लेबर को जो पेमेंट हो वो कम से कम हो, बीइंग द ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर होने के नाते मैं यही कहूंगा कि हमारे फैक्ट्री के जितने भी मैकेनिस्ट हैं उनको हम कम से कम पेमेंट करें। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव एज ऑफ नाउ ऑलरेडी मिनिमाइजेशन का है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। हमने पहला चेक किया 5/5 का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, तो उसमें कुछ नहीं करना। स्टेप 2 में हमको क्वेश्चन में पता चल गया कि ये आप लोगों का मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो अगेन अब कुछ नहीं करना। अब इसके बाद में आप लोगों का असाइनमेंट का प्रोसीजर चालू होता है। असाइनमेंट के प्रोसीजर में हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले रो ऑपरेशन करना होता है। सर ये रो ऑपरेशन क्या होता है? रो ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों, आप जिस पर्टिकुलर रो में काम कर रहे हैं, जैसे लेट्स से मैं ए रो की बात कर लेता हूं, तो ए रो में क्या करेंगे आप, इस ए रो में जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट आ रही है ना उसको आप फाइंड आउट कीजिए। तो मुझे यहां पर लोवेस्ट कॉस्ट जो नजर आ रही है वो आ रही है 2, लोवेस्ट कॉस्ट आ रही है 2। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है ना ये आपको हर जगह से लेस करना है। जैसे आपका ये 10 है तो 10 में से 2 लेस किया, 3 में से 2 लेस किया, 3 में से 2 लेस किया, 2 में से 2 लेस किया, 8 में से 2 लेस किया। मतलब आपको रो ऑपरेशन में क्या करना है, आपको रो ऑपरेशन के अंदर करना है आपकी जो भी लोवेस्ट कॉस्ट है उस पर्टिकुलर रो की, वो आप लोगों को उस पूरे रो में जितनी भी कॉस्ट दी हुई है उन सब में से लेस कर देना है। दिस इज कॉल्ड रो ऑपरेशन। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग पूरा रो ऑपरेशन करते जाएंगे, पांचों रो का कर देंगे। पांचों रो के करने के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, जैसे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर रो की, तो यहां पर आप इस पर्टिकुलर रो में बात करेंगे तो यहां आ जाएगा आप लोगों का 8, यहां बात करेंगे तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा 6। ये इसी तरीके से आप लोग हर रो का करता चले जाएंगे तो आप लोगों के पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स पर आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स पर आपको कॉलम ऑपरेशन करना है सेम इस तरीके से, लेकिन बस अंतर इतना सा रहेगा कि अब जो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा वो कॉलम ऑपरेशन होगा, वो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया मतलब रो ऑपरेशन के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स पर हमको कॉलम ऑपरेशन करना है। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद में क्या होगा, आप लोगों के पास हर रो और हर कॉलम में 0 आएंगे। अब आपको ये करना है, आप लोगों को लाइन ऑपरेशन करना है। सर ये लाइन ऑपरेशन क्या होता है? लाइन ऑपरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, हम लोगों को जितने भी मैट्रिक्स में जो कॉलम ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसमें जितने भी 0 हैं वो सारे के सारे 0 उस लाइन से कट जाने चाहिए, और उन सभी 0 को काटने के लिए जो लाइन आप यूज कर रहे हैं वो सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए। सर अगर ये लोवेस्ट कैसे, मतलब आपने लोवेस्ट निकाली, अब आपको क्या करना है, तो लोवेस्ट जो भी रो लाइन आएगी उसके बाद हम चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ लाइंस जो है हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है क्या। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जैसे ये मैट्रिक्स 5/5 का है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 5, तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो कम से कम 5 होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है 5 ही होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि 5 रो में 5 लाइन काटी आपका काम हो गया। लेकिन सर समस्या है, अगर कल को इनकेस आपके सारे 0 कट गए और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके नंबर ऑफ लाइन जो है वो 5 से कम है, तो अगर आपकी नंबर ऑफ लाइंस 5 से कम है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अगेन लीस्ट ओपन एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। सर लीस्ट ओपन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आपने लाइन कट किया, सपोज से हमारा लाइन कट हुआ, ये लाइन कट हो गया, ये लाइन कट हो गया, ये लाइन कट हो गया, तो ओपन एलिमेंट कौन से कहलाएंगे, वो एलिमेंट कहलाएंगे जो कि किसी भी लाइन से कट नहीं हुए हैं। तो जो किसी भी लाइन से कट नहीं हुए उन्हें ओपन एलिमेंट कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पे इस मैट्रिक्स में बात करूं तो मुझे अभी ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं और ये नजर आ रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे ओपन एलिमेंट। अब इस ओपन एलिमेंट में हम लोगों को ये जो ओपन एलिमेंट है, इन सारे के सारे ओपन एलिमेंट से हम लोगों को जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है ना, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है, जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है हमको वो फाइंड आउट करनी है। किसमें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में वो चेक करनी है। फिर जो आएगा उसको आपको क्या करना है, जितने भी ओपन एलिमेंट है उनमें से तो आपको लेस करना है। जितने भी आप लोगों के ऐसे पॉइंट है जो कि सिंगल लाइन से कट हो रहे हैं, सिंगल लाइन से कट हो रहे हैं, जैसे कि ये कट हो रहा है, 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 जो सिंगल लाइन से कट हो रहे हैं उन पर कुछ नहीं करना। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जैसे कि यहां दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होगा वो एरिया जो कि आपके 2 लाइनों से कट रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहां पे बात करूं तो ये वाला एरिया, मतलब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो A1, ये जो A1 है ये आपका सिंगल आपका जंक्शन पॉइंट है। मैंने क्या किया, ऐसे काटा और ऐसे काटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे लिए ये जो है ये जंक्शन पॉइंट होगा। तो इस जंक्शन पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर मुझे क्या करना है, जो मैंने लीस्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई किया ना उसको मुझे यहां पर
ऐड कर देना है। मतलब ओपन एलिमेंट जितने भी हैं उनमें से तो मेरे को लेस करना था, ये ओपन एलिमेंट्स थे मेरे, इन ओपन एलिमेंट्स में तो सबको सब में से, जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं ओपन एलिमेंट की बात करूँ तो 2 आ रहा है, तो 7 में से 5 लेस करेंगे, 2 लेस करेंगे, 5 में से 2 लेस करेंगे, 5 में से 2 लेस करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग लेस करते हुए चले जाएंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट पर जैसे 10 आ रहा है तो 10 में 2 ऐड कर देंगे। क्लियर है? ऐसा करके हम लोग सारा पूरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वापस से बनाएंगे, फिर अगेन वापस से हम लोग लाइन ऑपरेशन करेंगे, और लाइन ऑपरेशन करने के साथ हमारा को ये पता चल जाएगा कि यस नंबर ऑफ लाइंस आर नाउ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो आपके इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आता है असाइनमेंट प्रोसीजर। असाइनमेंट प्रोसीजर में आपको ये होता है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वो रो फाइंड आउट करनी है जिस रो में केवल एक ही जीरो है। आपको क्या करना है, उस रो में सपोज से मेरा ये रो है, इसमें मेरा 10 है, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, वो रो फाइंड आउट करनी है जिसमें आपका एक ही जीरो है। तो आप इस रो में एक ही जीरो है, इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको इस तरीके से आप लोग बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स का मतलब है हमने यहां पर असाइन कर दिया है, मतलब आपके मैकेनिस्ट ए को जॉब 4 असाइन हो गई है। अब आपको पता है असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को 1 to 1 असाइनमेंट होता है, दैट मीन्स एक व्यक्ति को एक ही काम असाइन होगा और एक काम केवल एक ही व्यक्ति को असाइन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल ए को ना तो जॉब 1 मिलेगा, ना 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 5 मिलेगा, और ये जो आप लोगों का जॉब 4 है, ये जॉब 4 अब और किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये लीजिए, तो ना ये बी को मिलेगा, ना ये सी को मिलेगा, ना ये डी को मिलेगा, ना ये ई को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग जहां पर भी आप लोग ने वो रो सेलेक्ट किया जिस रो में केवल एक ही जीरो है, आपने उसको सेलेक्ट करके उसको असाइन कर दिया। उसको असाइन करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी रो और जितने भी कॉलम हैं उन पे क्रॉस लगा दिया, दैट मीन्स अब यहां पे असाइनमेंट नहीं होंगे। फिर आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसा कॉलम आइडेंटिफाई करना है जिस कॉलम में केवल एक ही जीरो है। कॉलम कौन सा, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बच रहा है उसका, उसमें से आपको एक ही जीरो, सपोज से इस कॉलम में मेरे पास यहां जीरो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम के अंदर इस वाले कॉलम में, मतलब कि जॉब नंबर 1 वाले कॉलम में केवल यही जीरो आ रहा है, तो मैं यहां पर असाइन कर दूंगा। अब मैं यहां असाइन कर दूंगा तो जॉब 1 और किसी को असाइन होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को पता है कि मैकेनिस्ट डी को जॉब 1 मिल गया है, तो मैकेनिस्ट डी को और कोई सा भी असाइनमेंट नहीं होगा। तो ऐसे करके आप लोगों को रो वाइज सेलेक्ट करते हुए चलना है, कॉलम को क्रॉस कर देना है, कॉलम वाइज सेलेक्ट करना है, रो को क्रॉस कर देना है। इस तरीके से आपको असाइनमेंट करना है, और ये जो असाइनमेंट करने से आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये आप लोगों की मिनिमम कॉस्ट कहलाएगी। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का 10 मिनट्स में समझा दिया। अब मैं आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा रिक्वायर्ड एनालाइज एंड असाइन द जॉब टू द मैकेनिस्ट सो दैट एग्रीगेट कॉस्ट इज द लिस्ट। आप लोगों से पूछा गया कि मिनिमम असाइनमेंट करो ताकि आपका मिनिमम कॉस्ट जीरो आ जाए, मतलब सॉरी मिनिमम कॉस्ट लोवेस्ट है, जो भी कॉस्ट है वो लोवेस्ट है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो गया है 1B। मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं रो ऑपरेशन से। जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को मैं वापस से ना उतार करके सीधा रो ऑपरेशन कर रहा हूं। मैं अगर आप लोगों को या आप लोगों को समझाने के पर्पज से मैं कर ही लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। एक काम करता हूं, सबसे पहले मैकेनिस्ट की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिस्ट आपके हैं A B C D E। जॉब 1 2 3 4 एंड 5 डन। अब आ जाइए आपकी कॉस्ट पर। कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो 10 9 7 3 9 10 9 7 3 9 3 7 5 5 3 7 5 5 10। फिर थर्ड पे बात करें 3 8 6 8 9। 4 की बात करें तो सब में 2, नीचे नीचे वाले में 6। फिर फिफ्थ में बात करें तो 8 7 4 4 8 7 4 4 1 0। ये मैट्रिक्स है जी, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, हमने चेक कर लिया 5x5 का मैट्रिक्स है, दैट्स इट, काम खत्म। आ जाइए जी, रो ऑपरेशन करेंगे। अब मैं आप लोगों को बार बार वापस से नहीं समझाऊंगा, मुझे केवल इतना सा बताइए, आप लोगों को रो क्या होती है तो पता है। जो आप लोगों की ये ऐसे चलती है इसे रो बोलते हैं, जो ऐसे चलते हैं उसे कॉलम कहते हैं,
ऐसा हो सकता है। वैसे हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कई बार ये दिक्कत आ जाती है। व्हेन आई वॉज इन CPT, मतलब कि जस्ट 12th पास करके आया था, तो मुझे शायद जहाँ तक मुझे याद है शायद मुझे रो और कॉलम में बड़ा कन्फ्यूजन था कि यार रो कौन से होते, कॉलम कौन से होते। हो सकता है यार, आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई मेरे को नहीं पता था, ठीक है, अब पता चल गया। ठीक है, लाइफ में कभी भी सीखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब आपको चेकआउट करना है। रो है ए में मुझे सबसे लोवेस्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2, तो इसका मतलब मुझे 2 लेस करना है सब में से। ठीक है, अब मैं बार बार वापस से ABCDE 1 2 3 4 ये नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा केवल मैट्रिक्स बनाऊंगा 5x5 का। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ABCDE 1 2 3 4 जॉब 1 2 3 4 5 ये लिखना है, लेकिन मेरे हिसाब से मत चलिए ना। तो मैं अगर 2 लेस करता हूं तो मेरे पास क्या क्या आएगा सर, इधर आ जाएगा आपके पास 8, 2 लेस किया, 3 में से 2 लेस किया तो कितना बचेगा सर 1 1 0 6। सर पूरा पेज यूज करते ना, मैंने कहा नहीं मैं इधर रो करूंगा उधर कॉलम कर दूंगा। फिर 9 7 8 2 7 तो 2 ही आएगा, तो 2 आएगा तो ये 7 5 6 0 एंड 5। सी की बात करें तो अगेन सबसे लोवेस्ट 2 ही है, तो 5 3 4 0 एंड 2। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी जगह कैलकुलेशन में गलती हुई तो आप लिख के चलिएगा 99% श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। एक भी जगह अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपने कल को 10 में से 8 लेस करना था, आपने 2 लिखने की जगह 8 लिख दिया, तो अगर ऐसा हो गया तो आप ये मान के चलो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 99% हो चुके हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 5 8 2 4 तो 2, तो 2 आएगा तो यहाँ 1, यहाँ 3 6 0 2। क्लियर है। अब इधर की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है 6, तो 3 4 3 0 4। ठीक है जी, 3 4 3 0 4। ठीक है, तो रो ऑपरेशन हो गया। अब आपको करना है कॉलम ऑपरेशन। लीजिए, अब कॉलम ऑपरेशन कौन से पे करना है, भूल जाइए कि ऊपर कोई मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स अब हमने रो ऑपरेशन के बाद में जो बनाया ना, अब इसी के ऊपर हम लोग करेंगे कॉलम ऑपरेशन। अब कॉलम ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा सर, कॉलम वाइज कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कॉलम वाइज मतलब हम लोग इनमें चेकआउट करेंगे कि इनमें सबसे लोवेस्ट क्या है। तो इनमें सबसे लोवेस्ट मुझे नजर आ रहा है 1, तो 1 लेस कर दो। 8 में से 1 लेस किया 7 6 4 0 2। सेकेंड कॉलम में भी 1 है लोवेस्ट, तो 0 4 2 2 3। यहाँ पर सबसे लोवेस्ट 1 है, तो 0 5 3 5 2। यहाँ तो सारे ही लोवेस्ट हैं, 0 0 0 0 0। यहाँ की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है 2, तो आ जाएगा 4 3 0 0 एंड 2। ये हो गया जी आपका कॉलम ऑपरेशन। क्लियर है। अब आते हैं जी हमारे लाइन ऑपरेशन के लिए। तो दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को लाइन ऑपरेशन मुझे यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन के अंदर ही करना होता है, बट मैं मेरी एक टेक्निक जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोगों के लाइन ऑपरेशन में कभी गलती ना हो। क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को जीरो प्रॉपर्ली नहीं दिख पाते हैं क्योंकि हम लोगों के बीच में ये 7 6 4 ये भी लिखे होते हैं। तो मैं हमेशा, आप लोगों के पास अगर समय हो तो आप मेरी टेक्निक यूज कर सकते हो, रफ में जाके करना। रफ में जाके करना मतलब कि कॉपी के जस्ट पीछे पीछे वाले हिस्से में वहां पर जाके कीजिएगा। क्या करना, जहां जहां पर जीरो है उसको लिखना, बाकी के सब जगह पे डैश कर देना। ये चीज मैं रफ के लिए बोल रहा हूं, आप रफ में जाके करना। तो 7 है तो ये डैश 0 0 0 डैश 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 0 डैश 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 0 0 0 डैश डैश 0 0 डैश 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 0 डैश। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया, अब आप इसमें चेक कर सकते हो। आपको एक कॉलम ऑपरेशन के बाद में जो मैट्रिक्स चाहिए वो उसमें आप चेकआउट करोगे, उसमें कैसे जीरो है आपको शायद इतना अच्छे से नहीं दिखे, लेकिन अगर इनमें इनकी बात करें तो आपको जीरो क्लियरली दिख रहे हैं। अब जीरो क्लियरली दिख रहे हैं तो अब ऐसे केस में लाइन ऑपरेशन इस तरीके से कैसे किया जाए ताकि आप लोगों के कटने वाली जो लाइन है वो मिनिमम हो।
उसके लिए आप एक ऐसी रो सेलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो कट रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है पहली रो में 3 जीरो कट रहे हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पहली रो में 3 जीरो, यहां पर मेरे 3 जीरो कटेंगे। दूसरे मेरे पास यहां पर 3 जीरो कटेंगे। ठीक है, ये मेरे 3 जीरो कटेंगे। अब कॉलम में चेक करो कि सबसे ज्यादा जीरो कहां कट रहे हैं। तो भैया यहां क्लियरली दिख रहा है सर, यहां पर 5 जीरो कटेंगे। तो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो कट रहे हैं, सबसे पहले आप उसको काट दो। ये लीजिए, ये मैंने काट दिया। अब इसके बाद में यही कैलकुलेशन आप वापस से करिए, माइंड में करिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपकी रो, इस रो में मेरे अब 2 जीरो कटेंगे और इस रो में मेरा 2 जीरो इस रो में कटेंगे और 2 जीरो मेरे इस कॉलम में कटेंगे। तो अब क्या किया जाए? तो सर 1 जीरो आपने यहां से काट दिया तो ये दोनों जीरो कट गए, 1 आपने यहां से काट दिया तो ये दोनों जीरो कट गए। अभी भी आपका 1 जीरो बच रहा है पेंडिंग। तो ऐसे केस के अंदर आप लोग चाहे तो ऐसे जीरो काट लीजिए, चाहे तो ऐसे लाइन काट लीजिए। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो आपको क्लियरली दिख रही है, 1 2 3 4, 4 ही लाइन है भैया। अब 4 ही लाइन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल बनाने के लिए हमें टोटल 5 लाइनें चाहिए होती हैं। तो अब ऐसे केस में हमारे को क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें ये जो लाइनें हैं ना, इसको हमारे इनके अंदर यहाँ पर काटेंगे। कहाँ पर? देखिएगा, सबसे पहले हमने एक तो ये वाली लाइन काट दी थी, ये लीजिए। एक हमने ये वाली लाइन इस जगह पे काटी, ठीक है। एक हमने फर्स्ट वाले में काटी, ये लो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली काट दी, ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अनकवर्ड एरिया कौन सा है? अनकवर्ड एरिया कौन सा है आप चेकआउट कीजिए। तो मुझे यहाँ पर अनकवर्ड एरिया क्लियरली नजर आ रहा है सर। अनकवर्ड एरिया है ये वाला, कौन सा? मैं अभी आपको येलो से करके दिखा रहा हूं। ये मेरा अनकवर्ड एरिया है। अब इस अनकवर्ड एरिया में मेरे को सबसे लोवेस्ट क्या दिख रहा है? सर सबसे लोवेस्ट है 2। अब आपको क्या करना है? इस 2 को, जितने भी अनकवर्ड एरिया है, आपको यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहां कहां नजर आ रहे हैं? मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है 7 पर, यहां 0 पर और यहां 4 पर। ये 3 मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहां पर तो आपको इनको ऐड कर देना है। तो 7 में 2 ऐड किया तो आ जाएगा 9। बाकी जो सिंगल लाइन से कट रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं। तो 7 9 0 0 0। अब एक और इंटरसेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, तो 2, 4 में 2 ऐड किया 6। यहां पर कोई चेंज नहीं है, इंटरसेक्शन है, तो 6 4 0 2। यहां अब अनकवर्ड एरिया जो है येलो से, जो मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है, उनमें से इसको लेस करना है। तो 4 में से 2 लेस किया तो बचेगा 2, 2 में से 2 लेस किया 0 0 2, 3 में से 2 लेस किया 1, 5 में से 2 लेस किया 3 1 3 0 0 0 0 0। यहाँ पर 3 0 0 एंड 2। ये हो गया मेरा आफ्टर अगेन एलओई के एडजस्टमेंट के बाद वाला मैट्रिक्स। एलओई के बाद वाला एडजस्टेड मैट्रिक्स हो गया। अब इसके अंदर अगेन मेरे को क्या करना है? मेरे को अगेन यहां पर लाइन काटनी है। अब लाइन काटने के लिए मैं आप लोगों को, मेरे पास तो एक और तरीका है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या? मैंने जो जो जीरो है ना, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं येलो से, ताकि मेरे को तो हाईलाइट करके दिख जाए। अब आप लोगों के पास कौन सा पैटर्न यूज करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये जीरो मुझे नजर आ रहे हैं, इनके अलावा मुझे कोई भी जीरो नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में अगर मेरे को लाइन काटनी होगी तो मैं लाइन कहां से काटूंगा? देखो साहब, सबसे पहले तो मैं इस कॉलम 4 को कट कर दूंगा। यहां पर 4 जीरो कट हो रही है, कट कर दो। अब आप देखोगे तो यहाँ कॉलम 1 में, इसमें आपको कॉलम 2 में भी 3 जीरो कट हो रहे हैं। तो ये लो 3 जीरो कट दिए। इस वाले रो में मेरे 2 जीरो कट हो रहे हैं, ये 2 जीरो कट हो गए। इस वाले में भी 2 जीरो कट हो रहे हैं, 2 जीरो कट हो गए। इस वाले में 1 कट रहा है, 1। 5 लाइन 5 हो गया, काम खत्म। क्लियर है? इसका मतलब अब मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो गया ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहां पर अब करना है आप लोगों के लिए असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे होगा? सर आप वो रो सेलेक्ट करो, वो रो सेलेक्ट करो जिसमें केवल एक ही जीरो। सर ऐसा मुझे यहां पर नजर आ रहा है, इस वाली रो में नजर आ रहा है। इस वाली रो में केवल एक ही जीरो है, तो एक ही जीरो है, तो इस पर आपको असाइनमेंट कर देना है आप लोग को बॉक्स बना करके। आपने बॉक्स बना दिया, असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट हो गया तो अब ना तो इस रो में कोई असाइनमेंट हो सकता है, ना ही इस कॉलम में असाइनमेंट हो सकता है। तो ये लीजिए, इस कॉलम में जो भी जीरो था उसको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में मैं एक ऐसा कॉलम देखूंगा जिसमें केवल एक ही जीरो हो। तो भैया ये रहा, इस कॉलम में केवल एक ही जीरो है।
तो इस कॉलम के अंदर जो जीरो है उस पर मैंने असाइनमेंट कर दिया, इस रो में जितने बाकी जीरो हैं उनको मैंने क्लोज कर दिया, डन। फिर वापस से अब मैं रो पर जाऊंगा। कौन सी रो है जिसमें केवल एक ही जीरो है? तो सर वो रो हमें नजर आ रही है, देखो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आपका असाइनमेंट हो नहीं सकता, यहाँ पर आपका असाइन 2 है, इस वाले में 1 है, यहाँ पर 1 है, तो फिफ्थ रो में मेरा 1 है, तो यहाँ पर मैं 0 पर असाइन कर दूंगा और इसकी कॉलम में जो 0 है उसको कट कर दूंगा। अब मुझे जाना है उस कॉलम पर, क्योंकि रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम। अगर कल को ऐसा कुछ हो जाए कि आपको सर आपने देखा कि सर मैंने इस रो में देख रहा हूं तो ऐसा कोई रो ही नहीं है जिसमें सिंगल जीरो है, तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों को फिर कॉलम पे जाना है। फिर आप कॉलम पे चेक करो कि क्या ऐसी कॉलम अगेन एक और आ रही है, मतलब कॉलम में आपने सेलेक्ट किया, फिर उसके बावजूद आपने रो पे गए तो आपको पता चलता है हर रो में 2-2 हैं, हर रो में 2-2 हैं, तो फिर आप रो को छोड़ो, कॉलम पे वापस आ जाओ। मतलब अभी भी आपने कॉलम से असाइनमेंट किया, वापस से आप कॉलम पे आ सकते हो, तो आपने कॉलम पर जाकर के आपने चेकआउट किया, आपको दिखा अरे यार इस वाले कॉलम में एक और जीरो आ रहा है, तो आप वहां पर असाइन कर दो और उस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो। इस वाले रो में अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आप लोगों का पहले रो सेलेक्ट किया, फिर कॉलम सेलेक्ट किया, फिर रो सेलेक्ट किया, अब मुझे कॉलम करना है। कॉलम में आप देखोगे तो मुझे यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां इस वाले कॉलम में आपके 2 हैं, इस वाले कॉलम में आपका 1 है, तो इस वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो मेरा यहां पर असाइनमेंट नहीं होगा, क्लियर है। अब बाकी जो बच गया वो असाइनमेंट आपका होना गया है, वो आपका यहां पर असाइनमेंट हो जाएगा, वो आपका असाइनमेंट यहां पर हो जाएगा। तो अब मैंने जहां पर असाइनमेंट किया है मैं केवल उनको बचा के रख रहा हूं, बाकी सबको मैं हटा रहा हूं। क्या सर हमारे को भी एग्जाम में हटा के आना है? आंसर है नो, आप लोगों को हटा के आने की जरूरत नहीं है। आप लोग फाइनल कंक्लूजन लिख के आओगे ना, आपको कंक्लूजन लिख के आना पड़ेगा कि हाँ भैया कंक्लूजन में ये इसी जगह पर असाइनमेंट हुआ है, तो आप बताएंगे कि हाँ भैया हमने ए को तो ये जॉब दिया है, बी को ये जॉब दिया है, सी को ये जॉब दिया है, डी को ये जॉब दिया है। उप्स, मैंने शायद जो असाइनमेंट था उसको भी काट दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको वापस से बना देता हूँ। ये लो जी, ये मेरे असाइनमेंट है, क्लियर है। इसके अलावा जो भी मेरी वर्किंग थी जो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ये लो जी, अब ये असाइनमेंट है, तो आप क्या कहोगे? सर ए बी सी डी ई, ए को दिया है सर सेकंड जॉब, बी को दिया है आपने फोर्थ जॉब, सी को दिया है आपने फिफ्थ जॉब, डी को दिया है आपने फर्स्ट जॉब, ई को दिया है आपने थर्ड जॉब। और अब इनके अंदर जो भी कॉस्ट है वो आपको कहां से लेनी है? वो आपको मेन मैट्रिक्स से लेनी है। ध्यान रखना, अगर कल को आप मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स कर रहे हो तो उस केस के अंदर भी आप लोगों को कौन सा लेना है? उस केस में भी आपको वही असाइनमेंट लेना है जो आपने प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन था, तो अल्टीमेटली तो हमको प्रॉफिट निकालना है। हालांकि हमने कैलकुलेशन करते समय प्रॉफिट को अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में बदला है, लेकिन कैलकुलेशन एंड में जब प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा तो वो आपका मेन मैट्रिक्स से ही होगा। मेन मैट्रिक्स मतलब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का ये वाला मैट्रिक्स, क्लियर है। चलो अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर मेरे लिए इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3, बी के अंदर 4, बी के अंदर 4 तो इसकी आ जाएगी 2, सी में आ जाएगी 4, डी में आ जाएगी 3 और ई में आ जाएगी 9। और आपको इन सबका टोटल लगा देना है, 3 + 2 + 4 + 3 + 9, ये हो गया 21, और 21 इज द कॉस्ट। यस, 21 आपकी लोवेस्ट कॉस्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को कराने में मेरे को 28 मिनट्स लगे हैं। सर इतना लंबा क्वेश्चन होगा? मैंने कहा भाई 28 मिनट्स में से 13 मिनट तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे, आप लोगों को याद नहीं होगा? 13 मिनट तक तो मैंने कॉन्सेप्ट कराए, 15 मिनट में मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया है, वो भी समझाते हुए। तो एग्जाम लेवल पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 10 से 12 मिनट में इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को आगे जाकर के 15-15 मिनट में आगे के क्वेश्चंस कराते हुए चलूंगा। ठीक है, क्लियर है? सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। मैंने सारा बेसिक से आप लोगों के साथ पूरा अच्छे से इसको डिस्कस किया है और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियरली मैंने समझा दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, और हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कराते हुए चलूंगा मैं। अभी आप देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप लोगों को प्रॉफिट भी दिया हुआ है और बैलेंस्ड है, मैट्रिक्स बैलेंस्ड है, लेकिन आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अभी आपको देखना, अभी आपको करवाऊंगा ना वो, तो आपको मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन वाला केस भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था आप लोगों का, जिसमें एलओई का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों का डिस्कस किया है। अब मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें आएगा आपका मैक्सिमाइजेशन का।
मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए अब समय देख लेना आप, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम समझाते हुए करना। क्वेश्चन नंबर 15 बी, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 बी है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही होगा, होमवर्क सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। 8 मार्क्स का ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिद्ध लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट, देयर आर 4 ऑपरेटर्स हु आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट। 4 आप लोगों के ऑपरेटर हैं जो कि 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपेबल हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेटर वेरी, ऑपरेटर से ऑपरेटर, ऑब्वियस सी बात है ना, हर एक बंदे की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी वेरी करेगी। द प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। जैसे ही प्रॉफिट आ जाए तो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए भाई साहब मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, वो आप लोगों को माइंड लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ऐसे केस में आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले स्टेप में तो मेरे को इसका अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड ए सुटेबल अलोकेशन ऑफ ऑपरेटर टू द प्रोडक्ट सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ऑल्दो क्वेश्चन ने खुद ने भी बोल दिया। फिर कहता है असेस द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल थ्रू ऑप्टिमल असाइनमेंट। और आपको कहता है कि इसके बाद में पहले तो आप अलोकेशन करो, फिर अलोकेशन के बाद में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो भी आप हमें बताइए। तो दोस्तों अब ऐसे केस में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में बदलने के लिए हमको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो अगर मैं उसके डीप ड्रिवन में जाता हूं, मतलब आप लोगों को गोता लगा देते हैं, चलो आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के साथ समझा देता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर मेरे से क्लास नहीं लिया होगा, कहीं से देखा होगा, तो हो सकता है मे बी, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या बताया गया है, बट जहां तक है आप लोगों को ये बताया गया होगा भैया पूरे मैट्रिक्स में से सबसे हाईएस्ट जो है वो ले लो और उसमें से बाकी सबका डिफरेंस लेस कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं। दोस्तों हम जो मैट्रिक्स अब बना रहे हैं उसका नाम होगा अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स का कहने का मतलब यह है, अगर सबसे पहले मैं आपको चेकआउट कराता हूं तो मैं यहां पर चेक कर सकता हूं कि अगर मेरे को यहां पर देखता हूं तो सबसे हाईएस्ट जो मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है वो है मेरा 450। आप चेक कर लो पूरे मैट्रिक्स में 450 से ऊपर का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। आप चेक कीजिएगा क्या 450 से ऊपर कोई भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है? आंसर है नो, नहीं दिया हुआ। तो अब मुझे क्या करना है, इस 450 को लेस करना है। जैसे 240 में से लेस किया तो यहां आएगा 210, मतलब कि मेरे को 450 माइनस 240 करना है, 210। इसका मतलब ये हो गया, 210 का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं यहां पर असाइनमेंट करता हूं, यहां अगर मैं असाइनमेंट करता हूं तो मेरे को 210 रुपए की अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है। 210 रुपए की अपॉर्चुनिटी का लॉस का मतलब क्या है, मैं 450 रुपए कमा सकता था, मैं 450 रुपए कमा सकता था, लेकिन मैंने 240 रुपए ही कमाए। तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन इस तरीके से बदलेंगे। तो 450 में से 300 लेस करोगे तो आएगा 150। 225 में 450 में से 225 लेस करोगे तो आएगा वही आपका 225। 300 तो ये 150, ये तो 90, यहां तो 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोगों का अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स आने के बाद में पूरा प्रोसीजर वैसा का वैसा होगा जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से आपको क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, कन्वर्जन मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन कैसे होता है वो आपको सीखने को मिला। तो क्वेश्चन नंबर 15 बी, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। मैं आपकी बार सीधा अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स पर जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको क्या करना है, 450 में से लेस करना है। 450 में से लेस किया तो भैया ये आ जाएगा 210, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा मेरा 150। एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एक सिंगल कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां आ जाएगा 90। तो जरूरत से ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं, कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है तो आप लोग कैलकुलेटर को ही यूज़ करें। 90, 450 में से 450 गया तो 0, 450 में से 250 गया तो 200, 450 में से 300 गया तो 150, 450 में से 144 गया तो 306, 450 में से 180 गया तो 270, फिर 300,
फिर आपका 150, सॉरी 250, देखा कहा ना, जरूरत से ज़्यादा ज्ञानी ना बने, एक मिस्टेक, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 240 के केस में कितना आ जाएगा सर? 210। 300 के केस में 150, 225 के केस में 225, 180 के केस में 270। ये तो हो गया आपका अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। अब आपको सेम वही प्रोसीजर करना है जो आपने करते आए हैं। सीधा उठाओ, अब आपका रो ऑपरेशन कर दो। आफ्टर रो ऑपरेशन क्या मैट्रिक्स बन के आएगा? तो इस रो में सबसे लोवेस्ट क्या दिख रहा है सर? इस रो में सबसे लोवेस्ट दिख रहा है मुझे 150, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 0। इस केस में सबसे लोवेस्ट सर 0 ही है, तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 0 के केस में 0 को किसी से भी लेस करोगे तो सेम वो का वो फिगर वापस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट जो नज़र आ रहा है वो है 250, तो ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 0। यहाँ की बात करें तो 150, तो 150 है तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 120। रो ऑपरेशन डन। कॉलम ऑपरेशन कर दो। कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 60, 90, 56, 60, तो 56 सबसे लोवेस्ट है, तो आ जाएगा 4, 34, 0 एंड 4। यहाँ की बात करें तो 0, 0, 20 एंड 0। यहाँ की बात करें तो 50, तो आ जाएगा 25, 150, 0 एंड 25, और यहाँ 0 ऑलरेडी है तो 0, 150, 0, 120। मैं यहाँ पर मेरे पास तो येलो करने का ऑप्शन है, तो ये येलो, 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 येलो जी। इसके अलावा कोई 0 है क्या? नो सर। तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है सर, इस लाइन से 3 0 कटेंगे, इस लाइन से 3 0 कटेंगे और आपका इस लाइन से 1 0 कट जाएगा। 3 ही 0 कटे हैं और सर 3 0 कट गए, और सॉरी 3 लाइनों में सारे के सारे 0 कट गए हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस आर 3 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4। तो एलओई फाइंड आउट करो। एलओई देखो भैया, अनकवर्ड एरिया पर एलओई क्या है सर? अनकवर्ड एरिया में सबसे लोवेस्ट जो कॉस्ट है वो है एलओई, का मतलब होता है लीस्ट ऑप्शन एलिमेंट, लीस्ट ओपन एलिमेंट, लीस्ट ओपन एलिमेंट या लोअर ओपन एलिमेंट, वैसे लीस्ट ओपन एलिमेंट इज द करेक्ट वन। तो लीस्ट कौन सा है सर? 4। तो आपको प्रोसेस में समझा चुका हूं ऑलरेडी। आइए, तो 4 है तो ये तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 30, ये सिंगल लाइन से कट रहा है एज इट इज, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 20 + 4 24, ये सिंगल लाइन तो 0, ये 25 है तो 21, 150 है तो 146, ये सिंगल लाइन तो 0, ये 25 है तो 21, ये 0, सिंगल लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये हो जाएगा 4, और ये 120 है तो ये हो जाएगा आप लोगों का 120। अब आपको क्या करना है? अगेन आपको 0 को कट करना है। अब 0 को कट करने के लिए आपके पास क्या है? इस लाइन में 3 0 कट, इस लाइन से 3 0 कट, और अब ये 2 0 कट करने के लिए अपने को यही लाइन खींचनी पड़ेगी। तो क्या मतलब? नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ लाइन्स नंबर ऑफ कॉलम्स है तो वही। अब आप सीधा असाइनमेंट पे आ जाओ। तो असाइनमेंट का मतलब जो सबसे पहला ऐसा रो जिसमें केवल एक ही 0 है, तो भैया वो है आपका ये। असाइन किया, बैलेंस 0 कट। अब आपको ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना जिसमें एक ही 0 है, तो वो कॉलम है ये। इस कॉलम को सेलेक्ट किया, रो में जो 0 है उसको कट कर दिया। फिर अब ऐसा रो, तो आप देखेंगे इसमें इस वाले रो में 2 0 है, इस वाले में 1, इस वाले रो में 1 0 है, तो ये सेलेक्ट, ये कट, और बाकी बच गया केवल ये, तो ये लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके ऑपरेटर नंबर 1 2 3 4, ऑपरेटर नंबर 1 को जो है उसको तो दे दिया अपन ने D, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया A।
अब आपको इसके अंदर जाकर के ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया है, आपको उस प्रॉफिट मैट्रिक्स में से इस चीज को सेलेक्ट करना है, DBCA। तो DBCA मतलब ये हो गया DBCA, ये आपका प्रॉफिट हो गया जो आपने असाइन किया है। और ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 450 प्लस 150 प्लस 240 1140। चेक कर लीजिए क्या 1140 आंसर आ रहा है क्या। और ये लो जी प्रॉफिट 1140। ये आपका क्वेश्चन वापस से प्रिंट हो गया, इसको आप कट कर देंगे, ये वापस से टाइप हो गया 1140, आंसर मैच है। समय कितना लगा रे आइला? 10 मिनट में समझा भी दिया, सॉल्व भी कर दिया। बताओ, मैं 10 मिनट में समझा करके सॉल्व कर सकता हूं, इसका मतलब आप लोगों को एग्जाम में 6 मिनट 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है क्या? डन। तो मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सम की तरफ। अगला सम अगर आप देखते हैं तो मुझे बिना देखे मुझे यहां पे समझ में आ गया। क्या सर? 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखा के जाएगा? अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है भैया। अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है, इसको बैलेंस करना सिखाएंगे। पहले वाला बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ना बैलेंसिंग वाला कोई इशू था, ना कोई मैक्सिमाइजेशन वाला इशू था। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट था, तो मैक्सिमाइजेशन को कवर कर दिया। तीसरा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन में आपको अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स को कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर बाकी का क्वेश्चन एज इट इज वैसा का वैसा ही हो जाएगा। क्या कह रहा है? ABN-CT Corporation has decided to carry out road repair on main 4 areas arteries of city. The government has agreed to make a special grant लिख दिया, ग्रांट है ये, स्पेशल ग्रांट ऑफ ₹65 lakh towards the cost with a condition that he repair must be done at the lowest cost and quickest time. लोवेस्ट कॉस्ट और क्विकेस्ट टाइम में होना चाहिए। द कॉर्पोरेशन हैज फ्लोटेड टेंडर एंड 5 कॉन्ट्रैक्टर हैव सेंड देयर बिड्स। 5 कॉन्ट्रैक्टर आकर के अपनी बिड देते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपीडिएट वर्क 1 रोड विल बी अवॉर्डेड टू ओनली 1 कॉन्ट्रैक्टर। वो तो हमें पता है सर, असाइनमेंट के अंदर यही होता है, 1 पर्सन 1 जॉब 1 पर्सन, तो आपको वो असाइन करना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द बेस्ट वे ऑफ असाइनमेंट रिपेयर वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड देयर कॉस्ट। मतलब कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को आपको असाइन करना है, कौन से कॉस्ट आएगी, वो आपसे पूछा है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कोई काम ही नहीं मिला, या कौन सा ऐसा काम है जो इसको कोई अलोकेशन नहीं हुआ। जैसे यहां पर मुझे समझ में आ रहा है, यहां पर 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं लेकिन हमारे पास काम है 4, तो ऑब्वियस सी बात है 4 काम है, कॉन्ट्रैक्टर आए हैं 5, तो कोई ना कोई सा एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होगा जिसको कोई भी काम नहीं मिलेगा। अब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर होगा? वो कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसका असाइनमेंट डमी कॉलम पर आएगा। जिसका असाइनमेंट डमी कॉलम पर आएगा दैट मीन्स ये हो गया कि भैया उसको कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, और उसको कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ दैट मीन्स वो एक ऐसा बंदा होगा जिसको कोई भी असाइनमेंट नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स में एक कॉलम और बना देना है जिसे आप बोलेंगे डमी। और डमी में, क्योंकि क्वेश्चन ने डमी के अंदर कुछ नहीं बताया, तो डमी के अंदर केस में 0 0 0 0 0 ये कॉस्ट मानते हुए चलना है आपको कि 0 0 0 0 0 है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं, क्या मुझे इस केस के अंदर रो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि रो ऑपरेशन जब मैं करने जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार इस रो में सबसे लोवेस्ट जो कॉस्ट है वो है 0, अगली रो में भी जो है 0, उसकी अगली रो में भी 0, उसकी अगली रो में भी 0। तो अगर मैं 50 में से 0 लेस कर भी दूंगा तो भी 50 आएगा, 40 में से 0 लेस कर दूंगा तो भी 40 आएगा, 60 में से 0 लेस करूंगा तो भी 60 आएगा, 30 में से 0 लेस करूंगा तो भी 30 आएगा, 10 में से 0 लेस करूंगा तो भी 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर मैं कभी भी डमी कॉलम डाल रहा हूं और सारे एलिमेंट 0 कॉस्ट वाले डाल रहा हूं, तो ऐसे केस में मुझे रो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को ये बार बार वापस से मैट्रिक्स उतारने की जरूरत नहीं है। आप नोट लिखेंगे सिंस वी हैव इंसर्टेड ए डमी कॉलम विद ऑल एलिमेंट्स 0 हैंस देयर इज नो नीड ऑफ रो ऑपरेशन, हैंस देयर इज नो नीड टू रो ऑपरेशन, हैंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम ऑपरेशन।
तो हम लोग सीधा कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट करने के बाद लाइन ऑपरेशन एंड सो ऑन, बाकी का सारा प्रोसेस एज इट इज। आइए जी, तो मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कॉलम ऑपरेशन के साथ। ऑल्दो मुझे सबसे पहले यहां पर बैलेंस्ड को इनबैलेंस्ड लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा बाकायदा। एज वी कैन सी दैट देयर आर 5 कॉन्ट्रैक्टर्स बट देयर आर ओनली 4 रोड रिपेयर वर्क, हैंस वी विल हैव टू इंसर्ट वन कॉलम, वन डमी कॉलम, we will have to insert one dummy column and resultant matrix will be as below। फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आपको ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज उतारना होगा और आपको वो 0 0 0 0 वो लिखने होंगे। फिर उसके बाद में आप नीचे नोट लिखेंगे, सिंस वी हैव इंसर्टेड डमी कॉलम विद ऑल एलिमेंट्स 0 hence we will not perform row operation, so we are starting from column operation only। क्लियर है? फिर आप सीधा लिखेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीधा यहां से, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन 19B क्वेश्चन है, तो वो क्या आ जाएगा? चलिए आप लोगों की खुशी के लिए मैं उतार देता हूं इसको, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर खुद तो आधे काम करते हो, हमसे पूरे कराते हो। 50 40 60 30 एंड 10। यहाँ बात करूँ तो 40 30 20 30 40 30 20 30 20 60 40 30 20 10 20 30 20 30 एंड 30। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 0। रो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉलम ऑपरेशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1 सेकंड लूंगा पानी का ब्रेक। चलिए अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे। कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा? सबसे लोवेस्ट है 10, 10 है तो लीजिए 40 30 50 20 0। यहाँ सबसे लोवेस्ट है 20, तो आएगा 20 10 0 10 0। यहाँ सबसे लोवेस्ट है 10, तो 50 30 20 10 0। यहाँ सबसे लोवेस्ट है 20, तो 0 10 0 10 10, और ये सारे 0 0 0 0 0। डन सर। अब यहाँ पर आप लोगों को चेक करने कहाँ कहाँ पे 0 है। एक 0 मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ 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 है, और ये तो पूरी लाइन ही 0 है। तो ये पूरी लाइन ही 0 है, तो सबसे पहले मैं इस पूरी लाइन को ही काट देता हूँ। झक, ये लो जी। अब आप देखेंगे यहाँ से 3 लाइन कट रही है, तो ये लो जी 3 काट दिए। यहाँ से आपके 2 कट रहे हैं, ये 2 काट दिए, और यहाँ से आपका 1 कट रहा है, ये लो जी, ये 1 मैंने ये काट दिया। क्या मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है सर? 1 2 3 4। होनी कितनी चाहिए सर? 5। बच्चा बोलता है सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 भी तो हो सकता है, 4 रोड है। मैंने कहा वो उससे मतलब नहीं है, बैलेंस्ड मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रो और कॉलम है, दैट मीन्स 5। तो अगेन मेरा कार्यक्रम चालू हो गया एलओई वाला। तो मुझे यहाँ पर एलओई फाइंड आउट करना है, तो मेरा एलओई क्या आएगा? तो मेरे को यहाँ पर एलओई ढूंढना है, और एलओई मेरा होगा 10। ये रहा, ये मेरा एलओई हो गया। एलओई मेरे पास 10 है, तो अब मेरे को क्या करना है? रिजल्टेंट वापस से वही सारा प्रोसेस पूरा का पूरा। तो जो सिंगल लाइन से कटेगा उसमें नो चेंज, इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो होगा वहां पर ऐड, और ओपन एलिमेंट के अंदर लेस। तो अब मैं कैसे कैसे कर दूंगा? फटाफट फटाफट कर दूंगा। 40 20 50 0 10 20 0 20 0 0 50 0 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10, और ये 10। अब मुझे यहाँ पर वापस से अगेन 0 देखने, कहाँ कहाँ पे 0 है? तो मुझे नज़र आ रहा है ये एक, तो यहाँ पर ये 4 0 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे को 4 0 ये हो गए,
यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये रहा 0, ये रहा 0। अब मुझे इनको काटना है, तो इनको काटने के लिए क्या होगा, अगेन मेरे पास लाइन कहाँ पर होगी, इस लाइन में मेरे 4 0 कट रहे हैं, ये लो जी 4 0 काट दिए। फिर अब देखेंगे तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर 3 लाइन कट रही है, तो 3 0 कट गए। फिर इसके बाद में यहाँ पर मेरे 2 0 ऐसे कट गए, 3 0 ऐसे कट गए, 1 0 मेरा ऐसे कट गया। क्लियर है क्या? क्या इससे कम कट सकते थे? नो सर। तो भैया 5 लाइन 5 0 हो गए, काम खत्म। ठीक है, अब आओ, अब मेरे को जाना है कि कौन से 0 पे रखना है, कौन से पे नहीं। तो सबसे पहला वो रो सेलेक्ट करो जिस रो में केवल एक ही 0। तो भैया सबसे पहली रो में ही एक ही 0 है, ये लो, इस पर असाइनमेंट कर दिया, बाकी 0 कट कर दिए। फिर कॉलम, तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट, ये क्रॉस, ये क्रॉस। फिर रो, तो फिर रो यहाँ 2 है, ये रहा रो। फिर यहाँ सेलेक्ट, ये क्रॉस, ये क्रॉस। फिर कॉलम, तो ये वाला कॉलम, ये कॉलम सेलेक्ट, तो ये लो क्रॉस, और फिर ये। तो ये आपका असाइनमेंट आ जाएगा, आपका असाइनमेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखेंगे तो किस किस को असाइनमेंट हुआ, तो आपने C1 मतलब कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1, C1, C2, C3, C4, C5 इनको ऑर्डर नंबर मिल गए हैं। 1 को तो मिल गया है आपका S, 2 को मिल गया है आप लोगों का, 2 को मिला है डमी। 2 को डमी मिलने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 है उसको कोई भी ऑर्डर ऑफर नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो इसको मिल गया है P। कॉन्ट्रैक्टर नंबर 4 को मिल गया है आप लोगों का M, और इसको 5 वाले को मिल गया है L। अब आपको इसके अंदर जो जो कॉस्ट है वो यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी आपकी, S पर है 20, ये डमी पर है तो 0, ये C3 में है तो ये P पर हो गया आपका 20, यहाँ हो गया M पर 20, और ये 5 पर हो गया 10, तो ये हो गया आपका 70। कॉस्ट चेक करो, क्या 70 लाख ही आ रही है क्या? यस सर, मिनिमम कॉस्ट 70 लाख। आइला अगेन 10 मिनट में कर दिया मैंने, मतलब मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाते हुए मैंने 10 मिनट में वापस से क्वेश्चन कर दिया। पूरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस जून 2023 में पूछा जा चुका है। क्लियर है क्या? अब मैं 2 ऐसे सम आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि होते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले। आप लोगों को पता है ट्रैवल रूट वाले आपने क्वेश्चन सुने होंगे, उसके अंदर कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि एक सिटी से स्टार्ट करना है और आप लोगों को सारी सिटी कवर करते हुए जिस सिटी से स्टार्ट किया उसी सिटी पे आपको कार्यक्रम बंद करना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक सेल्समैन है, उसे सेल्समैन को जयपुर से निकलना है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 महानगर और कवर करने हैं सपोज से। तो आप लोगों को जयपुर भी कवर करना है और ये 4 मेट्रो सिटीज भी कवर करनी है। और आपको प्रोसेस कंडीशन ये कहती है कि आपको इस तरीके से कवर करना है कि आपने जिस सिटी से आपका ट्रैवलिंग स्टार्ट करी है, आपकी ट्रैवलिंग एंड भी उसी सिटी पर आकर के होनी चाहिए, और आपकी कवरेज भी सारी सिटी हो जानी चाहिए। मतलब मैं जयपुर से निकला, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से जयपुर। ऐसा नहीं कि मैं जयपुर से गया दिल्ली, दिल्ली से गया मुंबई, मुंबई से वापस जयपुर आ गया, फिर जयपुर से वापस चेन्नई जा रहा हूं, फिर कोलकाता जा रहा हूं। ऐसा नहीं, एक बार आपने अपना घर छोड़ा तो घर आप तभी आओगे जब आपके बाकी के सारी सिटीज को आपने कवर अप कर दिया। इन कंडीशन के साथ आपके एग्जाम में न्यू सिलेबस जून 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया और दिसंबर 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ऑल्दो दिसंबर 2024 का क्वेश्चन ऐसा था जो किस्मत से ऐसा हुआ कि जो उसका नेचुरली जो असाइनमेंट आता है ना, वो असाइनमेंट ही अपने आप में मिनिमम जो असाइनमेंट आया, वो मिनिमम असाइनमेंट ही आप लोगों की एक्चुअल कंडीशन फुलफिल कर रहा था। मतलब एक्चुअल कंडीशन कैसे? इस क्वेश्चन के अंदर असाइनमेंट आपको डालना है। क्वेश्चन का कहना है कि आप लोग क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस सेल्समैन हैज टू विजिट 5 cities A, B, C, D, E. The intercity distance in kilometer are tabulated below. इंटरसिटी का मतलब ये हो गया कि आप A से स्टार्ट करोगे तो B पर जाते हो तो 12 किलोमीटर का समय डिस्टेंस है। नोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities नीड नॉट टू बी सेम बोथ वे। ये कोई जरूरी नहीं है कि A से B में अगर 12 किलोमीटर है तो B से A में भी 12 ही हो। B से 12 में 6 ही किलोमीटर है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जयपुर से दिल्ली 225 है तो दिल्ली से जयपुर भी तो 225 होगा। मैंने कहा जयपुर से दिल्ली गए थे एक्सप्रेस वे के थ्रू और दिल्ली से जयपुर आए नॉर्मल नेशनल हाईवे के थ्रू,
तो डिस्टेंस आएगा। तो क्वेश्चन ने खुद ने ही क्लियर कर दिया। कल को आप ये मत सोचने बैठ जाना आइला क्वेश्चन गलत आया है। क्यों यार, ए से बी की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है तो बी से ए की डिस्टेंस भी 12 ही होगी। क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया ऐसा नहीं है, तो इस चीज में आप लोग परेशान मत होना। डिस्टेंस आपको दे दी। इफ द सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए, क्वेश्चन कहता है कि अगर आपका सेल्समैन सिटी ए से स्टार्ट करता है एंड हैज टू कम बैक टू सिटी ए, तो आप लोग उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस भी सिटी ए पर ही आना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट, विच रूट वुड यू एडवाइज हिम टू टेक सो दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज मिनिमाइज्ड। वो आप लोगों के ए से निकल करके ए पर ही बैक आए। आपका असाइनमेंट प्रोसीजर से टोटल लोवेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा वो आपको बताना है। मतलब मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, डिस्टेंस ही दे रखा है, तो और मैट्रिक्स भी ABCDE ये दे रखा है सर। लेकिन यहां पर एक चीज और आई है सर, क्या एक व्यक्ति ए सिटी से स्टार्ट होकर के कभी भी ए सिटी पर जा सकता है क्या? आंसर है नो। तो ए सिटी वाला ए सिटी पर नहीं जा सकता, तो इसे बोलेंगे प्रोहिबिटेड रूट। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोहिबिटेड रूट। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूं। इसे हम लोग बोलेंगे प्रोहिबिटेड रूट। प्रोहिबिटेड रूट विद ट्रैवलिंग एजेंसी वाला क्वेश्चन है ये। प्रोहिबिटेड रूट का मतलब है कोई भी बंदा ए सिटी से स्टार्ट होकर के ए सिटी पर नहीं जा सकता, इसलिए यहां पर आपको डैश दिया हुआ है। अब जब भी डैश दिया होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये हो गया आप यहां पर असाइन नहीं कर सकते। कई बार क्वेश्चन पता है क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आपको बता देता है कि फैक्ट्री ए जो है, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये, मैं आप लोगों को उस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑल्दो नहीं लिया है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सपोज से क्वेश्चन खुद से कह दे कि जो आप लोगों का सी पर्सन है उसको हम लोग बी प्रोजेक्ट देंगे, तो अगर कल को कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट का केस आ जाए, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक असाइनमेंट का केस आ जाए। स्पेसिफिक असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों के ये तो हैं वर्कर और ये हैं आपके जॉब, और क्वेश्चन कह दे कि जो वर्कर सी है उसको जॉब बी ही दिया जाएगा। तो भैया जॉब बी ही दिया जाएगा, तो ये जॉब बी इस मैट्रिक्स में कर क्या रहा है? तो हटाओ इसको। अगर जॉब बी ऑलरेडी क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि साहब हम तो सी को देंगे, तो इस जॉब बी का इस असाइनमेंट के अंदर मैट्रिक्स में क्या काम? लेकिन एट द सेम टाइम जब वर्कर सी को ऑलरेडी आपने जॉब बी दे दिया, तो इस वर्कर सी का भी इस असाइनमेंट में क्या काम? तो ऐसे केस में आपका मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। और रिड्यूस होने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको इस मैट्रिक्स से आपका जॉब बी जो है ये हट जाएगा, एक तो वर्कर सी, ये इस वाली रो हट जाएगी, और आपका जो जॉब बी है ये वाला कॉलम हट जाएगा। तो जो आप लोगों का येलो पार्ट है वो इस मैट्रिक्स से हट जाएगा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक असाइनमेंट का आता है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक असाइनमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट। प्रोहिबिटेड असाइनमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रोहिबिटेड असाइनमेंट देता है, और कई बार ये बोल देता है कि जो सी है ना, सी, उस सी को कभी भी प्रोजेक्ट बी नहीं देंगे। अब सी को प्रोजेक्ट बी नहीं देंगे तो ऐसे केस में क्या करना है? तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना, जो सी का बी के केस में जो आपकी कॉस्ट लिखी हुई है ना, उसको तो भूल जाओ। इस जगह पे आप लिख दो एम। एम इज ए वेरी लार्ज नंबर इक्वलेंट टू आप लोगों के अनंत नंबर। मतलब आप लोगों के अनंत नंबर के बराबर है भाई साहब, अनकाउंटेबल है, इतना बड़ा नंबर है। तो आप लोगों के यहां से क्लियर हो गया, जिस भी जगह पर आप लोगों का कोई असाइनमेंट नहीं आ सकता या नहीं करना, उसे हम बोलेंगे प्रोहिबिटेड रूट। और प्रोहिबिटेड रूट पर हम लोग एम असाइन कर देंगे, और एम इज ए वेरी लार्ज नंबर। वेरी लार्ज नंबर है तो इसका मतलब ये असाइनमेंट नहीं होगा। अब असाइनमेंट नहीं होगा तो कैसे? आप अगर रो ऑपरेशन करने जाओगे तो सपोज यहां पर सबसे लोवेस्ट है 10, सबसे लोवेस्ट है 10, तो m में से 10 लेस कर दोगे तो क्या आएगा सर? m-10। मैं कहा नहीं, वो m ही आएगा। उसको m-10 लिखोगे तो भी वो m ही आएगा। क्यों? m इज ए वेरी लार्ज नंबर, इंक्लूड, मतलब आप ये मान लो कि वो 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, इतना बड़ा नंबर है, तो उसमें से 10 लेस करके क्या करोगे? इसलिए इसको m मानते हैं। तो ये आपका प्रोहिबिटेड रूट हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो प्रोहिबिटेड रूट हो जाएंगे आपके कौन से? a से आप a पर नहीं जा सकते, b से b पर नहीं जा सकते, c से c पर नहीं जा सकते, d से d पर नहीं जा सकते, और e से e पर नहीं जा सकते। तो ये सारे के सारे आप लोगों के प्रोहिबिटेड रूट है। तो यहाँ पर हम लोग m असाइन कर देंगे। बाकी का प्रोसेस आपका
5x5 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप लोगों के 5x5 के मैट्रिक्स के बाद में ये क्वेश्चन में आपको मिनिमाइजेशन ही दिया हुआ है, तो आपको ना तो बैलेंस्ड करने की जरूरत है ना ही आपको मिनिमाइजेशन करने की जरूरत है, सीधा रो ऑपरेशन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में रो ऑपरेशन करने के बाद में क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21B, रो ऑपरेशन करने जाएंगे तो सबसे लोवेस्ट जो है वो है 12 है, तो 12 लेस होगा तो ये तो हो गया m, 12 लेस होगा तो ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 3। यहाँ की बात करें तो सबसे लोवेस्ट हो गया 6, तो 6 हो गया तो ये 0, ये m, पहले मैं m वाले जहाँ पर भी है ना वहाँ पर मैं m लिख देता हूँ, ठीक है। 0, 16 में से 6 गया तो बचेगा 10, 18 में से 6 गया तो बचा 12, 7 में से 6 गया तो बचा 1। क्या हो रहा है भाई? फिर इधर सबसे लोवेस्ट है 10, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। फिर सबसे लोवेस्ट है आपका 14, तो ये 0, ये 3, ये 8 और ये 2। फिर आ जाएगा सबसे लोवेस्ट है आपका 12, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आप लोगों का 13। लो जी, रो ऑपरेशन डन। अब कर दो कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन कर लेते हैं। कॉलम ऑपरेशन में ये आपका एज इट इज़, ये वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें सब में 0 0 आ रहा है। यहाँ पर भी 0 ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो ये भी एज इट इज़ जो पहले था वही का वही आ जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर लोवेस्ट है आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 4, 2, m, 0 एंड 3। फिर यहाँ की बात करें तो सबसे लोवेस्ट आएगा 8, तो ये आएगा 5, 4, 0, m एंड 5। यहाँ की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है 1, तो आ जाएगा 2, 0, 1, 1 एंड m। अब यहाँ पर अगर मैं 0 देखता हूँ तो मेरे को 0 कहाँ कहाँ दिख रहे हैं सर? ये देखिए, ये रहे सारे 0, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। अब यहाँ पर अगर मैं लाइन काटने जाऊँगा तो भाई साहब मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है कि मेरे यहाँ से 5 लाइनें कट जाएंगी पहली बार में। ये लाइन काटा तो 4 0 कट गए। अब आप देखो, ये कोई भी कॉलम, कोई भी रो ऐसा नहीं है जिसमें 2 0 कट रहे हों। आप देख लो, कोई भी रो, इस वाली रो में 1 0, 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 इस वाले कॉलम में 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, तो भाई साहब 5 लाइनें इजीली कट जाएंगी। 5 लाइन 5 काम खत्म हो गया। अब अलोकेशन पे आ जाओ। अलोकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले किस पे अलोकेशन होगा सर? उस रो में सिलेक्शन करो जिसमें एक ही 0 है, तो ये लो जी। अब वो कॉलम सेलेक्ट करो जिसके अंदर आपका एक ही है, तो लो जी, ये कट। अब अगेन वो रो जिसमें एक ही है, इधर 2 है, इधर 2 है और इधर ये लो जी। अब ये कट। अब वो कॉलम जिसमें एक ही है, तो यहाँ पर सिलेक्शन और यहाँ पर सिलेक्शन। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ए से आपने स्टार्ट किया, ये ए है, ए से स्टार्ट किया, ए से आप गए बी पर, ये ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी और ई। ए से बी, बी से ई, ई से ए, ई से ए। आई गेस मेरा असाइनमेंट में कहीं दिक्कत आया है क्या, या मेरा कैलकुलेशन? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सॉल्व किया तो इसमें पहली बार में मैच हो गया था।
आई गेस असाइनमेंट बिल्कुल, कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपरली आया है क्या? ए बी ई ए, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया होगा तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से वापस से कर लेंगे। तो ए बी ई से आ गया ए, ई से आ गया आपका ए, और फिर कौन सा रह गया? सी और डी रह गया। तो सी से डी, डी से सी, सी से डी और डी से सी। ये असाइनमेंट बन रहा है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से तो यही असाइनमेंट बन रहा है। एक बार के लिए अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं पर अपन ने मिस्टेक तो नहीं किया है कैलकुलेशंस वगैरह में, बिल्कुल एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रो ऑपरेशन करेंगे तो 12 लेस करेंगे, तो 12 लेस किया तो यहाँ पर आएगा m, फिर आएगा आप लोगों का यहाँ पर ये 0 0 12 13 3, 0 12 13 3, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें 6 से, तो 6 से आएगा 0 m 10 0 m 10 12 and 1 12 and 1, बिल्कुल ठीक है। फिर आएगा आपका 10 11 18 12, तो 10 से करेंगे तो 10 से 0, 11 से 1 m 8 and 2, बिल्कुल ठीक है। डी के अंदर बात करें तो सबसे लोवेस्ट है आप लोगों का 14, तो 14 किया तो आ गया 0 3 8, बिल्कुल ठीक है, एंड 2, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर आपका सबसे लोवेस्ट आ गया आपका 12, बिल्कुल ठीक है। तो 12 आपका आया है, तो 12 12 12 12 में से तो ये 12 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 1, ये 11, ये 13, ये भी ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने यहाँ पर किया इसका कॉलम ऑपरेशन, तो ये m 0 0 0 0 हो गया है, ये 0 से है तो 0 m 1 3 1, ये भी हो गया है। इधर 12 8 12 10 8 11, तो 8 लोवेस्ट हो जाएगा, तो 4 2 m 0 3, ठीक है। यहाँ सबसे लोवेस्ट है 8, तो आ जाएगा आपका 5 4 0 m 5, ठीक है। यहाँ 1 लोवेस्ट है तो 2 0 1 1 m। तो भैया अपना रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन तो बिल्कुल परफेक्टली हुआ है। अब एक बार यहाँ पे लाइन ऑपरेशन और चेकआउट कर लेते हैं, क्या लाइन ऑपरेशन में ऐसा कुछ है कि क्या हमारा लाइन ऑपरेशन बिल्कुल करेक्टली हुआ है, क्योंकि यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस है भैया। लो जी, मुझे यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो नज़र आ रहे हैं मैं केवल वो जीरो लिख लेता हूँ, डैश 0 0 0 0 0 डैश 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 0 डैश 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 0 डैश 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 0 डैश डैश डैश। अब मेरे को अगर यहाँ पर कट करना हो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, बिल्कुल सर लाइन बिल्कुल परफेक्टली है। सिंगल ज़ीरो जहाँ पर अपने को अलोकेशन करना है तो ये ज़ीरो सेलेक्ट किया, हो गया। अब इसके बाद में आपका कॉलम पर आओ, आपका कॉलम पर आते हैं तो भैया आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं बन रहा है। आपका कॉलम पर इस पर कोई कॉलम ये वाला हो गया, आपका ये कॉलम आ गया, तो ये यहाँ पे सिलेक्शन किया तो ये क्रॉस, फिर रो में जाएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ सिलेक्शन किया, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, फिर आप कॉल उस पर जाएंगे तो ये और ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमने किया है बिल्कुल परफेक्टली, हमने बिल्कुल परफेक्टली ही किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस चेक कर लिया हमने। तो यहाँ से हमने जो सॉल्व किया वो बना ए से आपका बना बी से हम लोग गए ई से हम लोग का जो कैलकुलेशन है ए से गए बी से हमारे गए हम लोग ई के बाद में हमारे पास आता है आप लोगों का ई से हम लोग वापस कहाँ गए ए, जबकि ई से हमें ए नहीं आना था। तो अब ए आ गए, फिर आपका सी से डी, दूसरा सी से डी और डी से सी, सी से डी, डी से सी,
ये हो गया आपका। अब आप यहां ध्यान देखेंगे, अगर ये अलोकेशन आता है तो आप क्या कहेंगे, साहब आपने अलोकेशन तो ऑप्टिमम कर दिया। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके टोटल कैलकुलेशन की, जो हमने एक सॉल्व किया है, इसमें ए से बी की 12, बी से ई जो गया है उसमें आपके 7, ई से ए जो है उसमें लगा है अपने 12 दिन, सी से जो डी गया है उसमें लगे 18 किलोमीटर, और डी से जो सी लगा है उसमें लगा 22 किलोमीटर। तो हमारा आ गया जी 74 किलोमीटर्स, हमारे आ रहे हैं 71 किलोमीटर। बट क्या हमारी जो कंडीशन है, क्या वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्वेश्चन ने कहा था कि सेल्समैन स्टार्ट अगर सिटी ए से करेगा तो हैज टू कम बैक टू सिटी ए। तो अगर वो ए से स्टार्ट करेगा तो उसको आना भी ए पर ही पड़ेगा। अब आना भी ए पर ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाई साहब आप ए से निकले बी, क्या वो लोवेस्ट था? आंसर है यस सर, वो लोवेस्ट था। क्या आपने बी से ई निकले, तो क्या आपने बी से ई जो निकला क्या वो लोवेस्ट था? आंसर है यस सर, वो लोवेस्ट था। लेकिन अब आपको यहां ध्यान देना है, आपने बी से ई निकले, अब आपको ई से आप ए तो लोवेस्ट आ रहा है 12, ई से ए लोवेस्ट आ रहा है 12। लेकिन अब आपको यहां पर क्या देखना है, आपको यहां पर ये चेकआउट करना है। अब आपको ई से ए आप वापस नहीं आ सकते, ई से आप ए वापस नहीं आ सकते हो, तो ऐसे केस में हम लोगों को कहां अलोकेशन करना पड़ेगा? तो हम लोग यहां पर देखेंगे बी से जो ई आप जा रहे हो, जहां पर आपका लोवेस्ट कॉस्ट आ रहा है 7, अब आपके पास 7 आपके पास अलोकेशन आ रहा है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो अब आप लोगों के पास पूरे ऑप्शंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। कैसे? ध्यान से देखना। अब आप यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे, कहां गया पेन भैया? आपने क्या किया, आपने यहां अलोकेशन किया, यहां अलोकेशन किया, और कहां किया? ए से बी, ए से बी, बी से ई, ई से ए, सी से डी, डी से सी, यही अलोकेशन किए हैं आपने। लेकिन अब आप यहां ध्यान से देखेंगे तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं रही है। तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, भाई साहब आप बी से जो ए जा रहे हो ना, ई जा रहे हो, वो ई आप नहीं जा सकते, आपको सेकंड लीस्ट कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। सर आप ऑलरेडी क्या लीस्ट कॉस्ट पे हो? आंसर है नो सर, लीस्ट कॉस्ट तो होता है 6। बस अगर आप ए से बी पर गए हो और बी से वापस ए पे आ गए तो ये कंडीशन फुलफिल होगी क्या? नहीं। तो हम यहां पर असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो मेरे पास बी से जो असाइनमेंट करने का ऑप्शन आता है वो नेक्स्ट आएगा। अब किस पर? सर फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास सी पर। क्या बी से सी पर असाइनमेंट किया जा सकता है? आंसर है यस सर, बी से सी पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो ई पे असाइनमेंट है इसको तो कर दिया क्लोज, और हमने कर दिया बी से सी पर असाइनमेंट। बी से सी पर असाइनमेंट हो गया। अब सी से चेक करो, सी से कहां जा रहे हैं? सर सी से डी पर आप जा रहे हो, तो सी से डी जा रहे हो। अभी तक आपने ए पर आए हो क्या? नो सर। अब आ जाओ आप डी पर। डी से आप कहां जा रहे हो? सर डी से हम लोग जा रहे हैं बी, डी से हम लोग बी पर जा रहे हैं। हम लोग ए से बी पर जा रहे थे, डी से सी पर, हम लोग यहां से डी से सी पर जा रहे थे। अब ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमने बी से सी पर गए हैं तो डी से सी पर अब हम नहीं जा सकते। अब डी से सी पर हम लोग नहीं जा सकते तो हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन बच जाता है ये। तो हमारा ये आएगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। दैट्स इट। और अब आप इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग नोट कर सकते हैं। 12 + 16 28, 28 + 18 46, 46 + 16 कितने हो गए? 46 + 16 62, 62 + 12 74। दैट्स इट। और सेम इसी तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 21C है, सेम यही का यही क्वेश्चन आपका 21C रहेगा। 21C को भी मैं एक बार के लिए आप लोगों के साथ सॉल्व करा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमको क्या करना है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने यहां वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग नॉर्मली जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, असाइनमेंट किया, आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को बता दूं 4 से 5 मार्क्स तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कल को अगर आप लोग इसमें परेशान हो रहे हो ना तो परेशान मत होना, मतलब आपने 4 to 5 मार्क्स अर्न कर लिए हैं। जैसे ही आपने ये वाला असाइनमेंट कर दिया ना, आपने ये वाला जो असाइनमेंट किया ना, यहां तक आपके 4 से 5 नंबर आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप ऐसे मत सोचना आइला हमारे तो नंबर कुछ आए नहीं। अब आपको यहां से अगली पास आपको क्या करना है कि हमारे पास जो है असाइनमेंट जो है वो नहीं हुआ साहब, हमारी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो हमने ए से बी पर गए, वो तो हमने सही किया है। लेकिन जो बी से ई जा रहे हो, बी से ई की जगह हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? सर बी से ए पर जाना ऑप्शन बचता है। बी से ए आप जा नहीं सकते क्योंकि ए से बी, बी से ए गए तो आपकी कंडीशन मिसमैच हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट लिस्ट पर जाओगे तो होगा सी,
सी पर गए। अब सी पर गए तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जो यहाँ असाइनमेंट कर रखा था वो असाइनमेंट नहीं होगा, वो असाइनमेंट अब आपका चेंज होगा। वो असाइनमेंट चेंज होगा तो आपने ए से बी पर गए, बी से आप सी पर गए। अब आप सी से कहाँ जाओगे, तो सी से अब आपके पास ऑप्शन बचता है, सी से आप ए पर नहीं आ सकते, सी से बी पर नहीं आ सकते, सी से सी पर नहीं आ सकते। अब आपके पास सी से डी ऑप्शन बचता है और सी से ई ऑप्शन बचता है। तो सी से डी और सी से ई आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप सी से कहाँ जाएंगे, आप या तो जाएंगे सी से डी पर या सी डी से ई पर। अब आप अगर सी से डी पर अगर आप जाते हैं तो आपको डी के लिए आपके पास ऑप्शन जो है ए तो है ही नहीं, क्योंकि ए आने के लिए आपके पास तब बनेगा जब आपके पास, ध्यान से सुनना है आपको, मैंने क्या बोला, आपने यहां तक कंफर्म क्या क्या कर लिए, ए से बी क्लियर कर दिया है, बी से सी क्लियर कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि सी से मैं डी जाऊं या सी से मैं ई जाऊं। अगर मैं सी से डी जाता हूं तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, मुझे डी से ई जाना पड़ेगा और फिर मुझे ए जाना पड़ेगा। और अगर मैं सी से ई जाता हूं तो मुझे ई से डी जाना पड़ेगा और फिर डी से ए जाना पड़ेगा। यही होगा क्या, मैंने ए फाइनल कर दिया है कि ए से मैं बी जाऊंगा, बी से मैं सी जाऊंगा, सी से मैं डी जाऊंगा, ये मैंने फाइनल कर दिया है। अब मेरे पास सी से मेरे को कहां जाना है ये मुझे फाइनल करना है। तो सी से अगर मैं डी जाता हूं तो आप यहां ध्यान से देखेंगे, अगर सी से अगर मैं डी जाता हूं तो मेरे पास 18 की कॉस्ट है, 18 का टाइम लगेगा। फिर मुझे, लेकिन ये है कि फिर मुझे डी से ई जाना पड़ेगा, फिर मुझे डी से ई जाना पड़ेगा जिसमें मेरे 16 किलोमीटर लगेंगे। तो इसका मतलब मेरे 18 + 16, फिर मुझे डी से ई और ई से ए, ये मुझे जाना पड़ेगा। तो एक रूट तो मेरे पास बनता है ये कि सी से डी जाऊं, डी से ई जाऊं, ई से ए जाऊं। अगर मैं इस रूट पर जाता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि मेरे 36 किलोमीटर लगेंगे। दूसरा मेरे पास, अगर मैं यहां से, अगर आपका मैं सी से डी ना जाकर के सी से ई जाता हूं तो फिर मेरे को ई से डी जाना पड़ेगा। सॉरी, अगर मैं सी से आपका डी जाता हूं, सी से अगर मैं ई जाता हूं तो फिर मुझे ई से कहां जाना पड़ेगा सर, आपको ई से आपको डी जाना पड़ेगा, ई से आपको डी जाना पड़ेगा और फिर आपको डी से ए आना पड़ेगा, ई से डी जाना पड़ेगा, फिर डी से ए आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इनसे, इस प्रोसेस से आता हूं तो मेरे को 14 + 25 39, 39 + 12 51 किलोमीटर लग जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के लिए डी, ई और ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सॉरी ए बी सी डी ई ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्योंकि यहां फर्दर मेरे पास 36 किलोमीटर का स्कोप बनता है। तो ये आपको रफली आपको बना के रखना पड़ेगा आपको हर एक स्कोप के लिए कि भैया मैंने ए से बी मैंने गया तो मेरे पास ये रहा। और ये मैं आपको बताऊं, मोस्टली अगर आप लोगों को एंड में जाकर के आपको कुछ समझ में भी नहीं आया ना, तो आप ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, ये करके आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली मैं आपको एक क्रैक बता रहा हूं, ऑल्दो ये क्रैक हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, बट 5 क्वेश्चंस अगर आपके ट्रैवलिंग के आते हैं तो उसमें से 4 जगह ये क्रैक आप लोगों के लिए काम कर जाएगा। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21C की। सेम क्वेश्चन 21C है। 21C की अगर मैं बात करता हूं तो ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने ही इसका आंसर गलत दिया है, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने ही गलत दिया है। मैं अभी आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या, सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। सेम एज इट इज है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को वापस से नहीं पढ़ा है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोगों को सीधा फिगर लेने हैं और इन फिगर्स के अंदर आप लोगों को रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो रो ऑपरेशन करने के बाद मेरा जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या है, 14 26, तो सबसे लोवेस्ट है मेरे पास 14, तो आएगा आपके पास m, 14 का मतलब हो गया 0, 26 का मतलब हो जाएगा 12, 27 का मतलब हो जाएगा 13 और 17 का मतलब हो जाएगा 3। फिर इधर टी पर बात करूं तो आ जाएगा 8 18, तो सबसे लोवेस्ट है 8, तो हो जाएगा 0 m, 8 लेस करेंगे तो आ जाएगा 10, 8 लेस करेंगे तो आ जाएगा 12, 9 में से 8 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर x की बात करते हैं तो 12 13 14 20, तो 12 सबसे लोवेस्ट है तो ये हो जाएगा 0, 13 में से तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका m, फिर 12 लेस किया तो ये हो जाएगा 8, फिर ये लेस किया तो बचेगा 2। फिर आपके पास आ जाएगा चौथे नंबर पे, तो ये आएगा आपका 16 19 24 18, तो आएगा 16, तो इसका मतलब ये 16 0 आ जाएगा, 19 का मतलब हो जाएगा 3, 24 का मतलब हो जाएगा 8, फिर आ जाएगा m और फिर 18 का मतलब हो जाएगा 2।
फिर आपका 14 है तो ये हो जाएगा आपका 0, 15 का मतलब हो जाएगा 1, 25 का मतलब हो जाएगा 11 और 27 का मतलब हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका m। डन क्या सर? ये आपका रो ऑपरेशन हुआ है। अब आप कॉलम ऑपरेशन करोगे। कॉलम ऑपरेशन करो। कॉलम ऑपरेशन में तो ये आपका m 0 0 0 एंड 0, ये भी आपका 0 m 1 3 1, ये आपका है तो ये सबसे लोवेस्ट हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 m 0 3, यहाँ सबसे लोवेस्ट 8 तो ये हो जाएगा 5 4 0 m 5, यहाँ आ जाएगा 2 0 1 1 m। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यार ये पिछले वाला क्वेश्चन और उसका रिजल्टेंट जो आया था कॉलम मैट्रिक्स के बाद में वो सेम आ रहा है। 0m131 0m131 0m131, ठीक है। 42m03 42m03 बिल्कुल। 540m5 540m5 2011m। वाह भाई, सेम एज इट इज, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आइएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे को जहां जहां 0 नजर आ रहा है मैं उस हिसाब से बात कर लेता हूं। तो यहां पर मैं आपको पहले बता रहा हूं, यहां पे 5 लाइनें हैं, पांचों के पांचों ही कट जाएंगे। लाइन ऑपरेशन पूरा क्लियर है, आप लोग चाहो तो कट करके देख लेना, ठीक है। असाइनमेंट करके देखते हैं। यहाँ असाइनमेंट करूँगा क्योंकि एक ही 0 है। फिर कॉलम पे जाऊँगा, कॉलम पे मेरा ये आ जाएगा, यहाँ कट। फिर रो पे जाऊँगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कट यहाँ कट। फिर कॉलम पे जाऊँगा, फिर रो पे, कॉलम पे जाऊँगा, ये लीजिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये हो गया आपका STXYZ STXYZ STXYZ। अगेन आप चेकआउट करेंगे, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने आप लोगों का जो सॉल्यूशन दिया वो गलत दिया है। बेसिकली इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन दिया है, मैं रीज़न बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दिया S से T आया 14 किलोमीटर, T से Z 9, Z से Y आता है 27, Y से X, तो Y से X आता है 24 और X से S, तो X से S आया 12। तो भैया इसका टोटल जो आ रहा है ना, वो टोटल किलोमीटर आ रहा है 86, जबकि क्वेश्चन में ऑप्टिमम डिस्टेंस ये खुद लिख के दे रहे हैं 81। क्या लिख के दे रहे हैं? 81 लिख के दे रहे हैं, जबकि एक्चुअलिटी में जो इन्होंने सॉल्यूशन लिखा है, आंसर लिखा है, उस आंसर के हिसाब से होता है 81। तो अब ऐसे केस में अब आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। तो देखो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है S से T जा रहा है, T से Z जा रहा है, Z से S आ रहा है और X से Y जा रहा है और Y से X आ जा रहा है। STZS आपका ये। S से T क्या लोवेस्ट पर है? आंसर है यस। T से Z क्या लोवेस्ट पर है? सर अगेन T से Z सर लोवेस्ट पर नहीं है, बट T से S आ नहीं सकता। T से S आप ध्यान से देखेंगे अगर इस सॉल्यूशन को, S से आया T क्या लोवेस्ट है? आंसर है यस सर लोवेस्ट है। T से गया Z क्या लोवेस्ट है? नो सर लोवेस्ट तो 8 है, बट यहां जा नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि S से T से S तो वो आप जा नहीं सकते, तो आपके पास क्या है 9। क्लियर है? डन सर। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में आपके पास क्या हुआ? आप Z से गए कहां? सर Z से हम लोग जा रहे हैं, Z से कहां गए थे भैया आप? S से T से Z से S आ रहे हैं। Z से हम लोग कहां आ रहे हैं? Z से हम लोग आ रहे हैं S पर। क्या हमें Z से S पर आना है? आंसर है नो।
जेड से एस पर तो हमें आना ही नहीं है, तो जेड से अगर हमें एस पर नहीं आना तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा सर, जेड से आप एस पर आपको आना नहीं है, जेड से टी पर आप आ नहीं सकते क्योंकि एस से टी आपने ऑलरेडी असाइन कर दिया है, एस से टी आपका ऑलरेडी असाइंड है। आप ध्यान रखिएगा, आपने एस से टी, एस वाली स्टेज से आप स्टार्ट करेंगे, आपने कहा एस से स्टार्ट किया, सबसे लोवेस्ट कौन सा था सर, टी ही था, तो टी पे असाइन हो गया। तो अब आपको पता है कि यहां पर कोई भी असाइनमेंट हो ही नहीं सकता, यहां कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता, और जेड से आप एस पर जा नहीं सकते हो। अब आपके पास बच गए हैं ये दो चॉइस, 25 और 27। अब आप कौन से पे जाना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है सर मैं एक्स पे जाना चाहूंगा क्योंकि एक्स मेरी कम कॉस्ट है। इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया, जेड से इंस्टीट्यूट ने भेज दिया वाई पर, जेड से इंस्टीट्यूट ने भेज दिया वाई पर क्योंकि वाई पर है 27 और होना क्या चाहिए था 25। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हुआ। तो अब आपके पास क्या आना चाहिए, जेड से आ गया एक्स। अब एक्स से कहां जाए सर, एक्स से जो आपने सॉल्यूशन कराया है, उस एक्स से आपने जो सॉल्यूशन कराया है वो तो है एक्स से वाई, वो तो क्या है x से y। तो x से y अगर मैं बात करता हूं तो x से देखो आप t, x से s पर आप जा नहीं सकते, x से t पर आप जा नहीं सकते, x से आप लोगों के पास दो ऑप्शन बचते हैं y और z। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं क्या, x से आप y जाओ, फिर आप y से s आ जाओ। एक ऑप्शन आपके पास, क्योंकि आपके पास बाकी सारे ऑप्शन कवर अप हो गए क्या, यस सर, क्योंकि आप x से z पर वापस जा ही नहीं सकते हो क्योंकि z तो आपका ऑलरेडी असाइंड है। तो बचा क्या आपके पास, x से y, तो आपके पास x से y जाना है। क्लियर है क्या, मैंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया है वो भी मैं बताता हूं। इन्होंने कहा साहब s से t हम भी मानते हैं, t से z हम भी मानते हैं, z से इन्होंने कहा y x s, मैं कहता हूं नहीं y x s नहीं होगा, x y s होगा। एक्स वाई एस क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो एस टी जेड ये सारे क्लियर है, यहां तक कॉमन है, इनसे डिस्टेंस में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं उससे भी मैं आपको कैलकुलेशन करा के दिखाता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उससे आप लोगों का आंसर कैसे आएगा और कितना आएगा। एस से टी, टी से जेड, जेड से एक्स, x से y और y से s। एक बार टोटल लगाना जी, 14 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 25, तो ये आता है 84। ये मेरे वाले से है, 84 किलोमीटर जो है ये आ रहा है मेरे वाले सॉल्यूशन से। क्लियर है। अब इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब आपका z से जो है वो आप y पे मत जाओ, z से आप x पे मत जाओ, आप जाओ z से y पर, आप z से y पर जाओ और y से आप x पर आओ, y से आप s पर मत आओ, y से आप x पर आओ, ठीक है साहब, और फिर आप x से s पर आओ, ये लो जी, तो ये कट। अब इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशन है ना उसके हिसाब से मैं एक बार टोटल लगा के दिखाता हूं आपको कि टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को थोड़ा ना बताने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप इसका टोटल लगाओ, 14 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 27, तो आता है 86। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने ऑप्टिमम डिस्टेंस 81 किलोमीटर कहाँ से ले आए है, ऑप्टिमम डिस्टेंस ये 81 किलोमीटर कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो कैलकुलेशन मेरा 84 किलोमीटर बोलता है। क्लियर है। अगर आप लोग जैसा मैंने अभी आपको पिछले वाला क्वेश्चन कराया सेम अगर वो कॉन्सेप्ट भी यूज करते तो भी आपका ऑप्टिमम ड्यूरेशन यही आता। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको 90% केसेस में वही फॉल करेगी। 84 किलोमीटर इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। आप चेक कर लो, 14, 18, 20, 18 एंड 14 टोटल लगाना एक बार जरा। 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 14, 84 किलोमीटर। ये लो ऑप्टिमम ड्यूरेशन यही है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, जो हैक बताया वो आप लोगों के लिए इस तरीके से हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप लोगों का असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस मेरे को कराने थे वो मैंने करा दिए। मैंने इस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए रखे ताकि एक के अंदर क्लियरिटी समझ में नहीं आए तो दूसरे से क्लियरिटी समझ में आए। मैं अगेन एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोगों को जब भी ट्रैवलिंग का क्वेश्चन आए तो आप लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे,
नॉर्मल असाइनमेंट जैसे प्रोसेस करते हो ना, आप वो काम कर दो। आपको बता दूं 7 में से आपका कम से कम 4 मार्क्स, बहुत लोअर साइड में बोल रहा हूं, 4 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 5 मार्क्स भी सिक्योर हो जाएं। बात आएगी एंड में जाकर के 2 से 3 मार्क्स की, कि साहब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या करना है, आपने चेक किया एस से टी पर हमारा जो है ना असाइनमेंट एस से टी पर आ रहा है, क्या एस रो में इससे लोवेस्ट कॉस्ट पर कोई असाइनमेंट हो सकता था क्या? नो। तो इसका मतलब ये हो गया कंफर्म कि भैया अब आपको टी पर कहीं पर भी कोई असाइनमेंट कर ही नहीं सकते हो। क्लियर है क्या? टी पर कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते हो। अब आप टी से जाओ, अब आपने टी के ऊपर गए, टी से आपके पास असाइनमेंट कहाँ आया? सर हमारे पास टी से असाइनमेंट आया जेड पर। क्या टी से जेड पर असाइनमेंट इससे कम पर आ सकता था क्या? हाँ सर आ सकता था। कहां पर? सर एस पर। अरे एस पर आ जाता तो एस से टी, टी से एस, तो वो तो आपका वैसे ही रिजेक्ट हो जाता, तो आपका वहां पर असाइनमेंट आ ही नहीं सकता था। अब आप चेक करो बाकी बचे हुए इन तीनों में क्या लोवेस्ट है क्या आपके पास? यस सर लोवेस्ट है, लोवेस्ट है, डन सर। तो इसका मतलब जेड पर भी असाइनमेंट हो गया है, तो जेड पर असाइनमेंट अब और कोई सा जेड पर असाइनमेंट नहीं आएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया डन। अब ऑब्वियस सी बात है हम एस से टी पर आ गए हैं, टी से जेड पर आ गए हैं, ये हमारा कंफर्म श्योर हो गया। अब हमारे को कहां जाना है? सर अब आपको जाना है जेड से। अब आपको पता है जेड से आप एस पर नहीं जा सकते हो, क्योंकि जेड से एस पर जाते हो अगेन आपका जो ट्रैवलिंग का जो आपने सिस्टम फॉलो किया है कि एक सिटी से स्टार्ट करके एक सिटी पर खत्म, वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब आपके पास बच गए हैं केवल ये दो। इन दो में से आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? सर मैं 25 पर जाऊं, तो बिल्कुल आप 25 पर जाओ। मतलब आपने जेड से एक्स सेलेक्ट किया। अब जेड से एक्स सेलेक्ट किया तो अब आपको एक्स से, अब आपके पास एक्स से आप एस तो जा नहीं सकते क्योंकि अभी तक वाई कंफर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में फिर आपके पास एस कंफर्म हो गया, टी कंफर्म हो गया, जेड कंफर्म हो गया। अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं, यहां से वाई एक्स एस रूट अपनाने का या एक्स वाई एस रूट अपनाने का। ये तो पता है कि एंड तो एक्स एस ही होगा। स्टार्टिंग के 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं कि 3 कैसे आए हैं, स्टार्टिंग के 3 हमारे डिस्कस्ड हैं। एंड में एस आना है ये भी कंफर्म है। डिसीजन लेना है तो केवल ये कि जेड से वाई से एक्स जाए या जेड से एक्स से वाई जाए। इन दोनों में चेकआउट करो कि इन दोनों के अंदर आपके लिए कौन सा कॉस्ट आपका टाइम जो है वो एफिशिएंट आ रहा है। तो जेड से वाई, जेड से वाई और वाई से एक्स, वाई से एक्स, इन दोनों का टोटल हो गया जी 51। जेड से वाई, वाई से एक्स, इसका हो गया 51। अब दूसरा रास्ता है जेड से एक्स और एक्स से वाई, जेड से एक्स और एक्स से वाई, इन दोनों का टोटल करोगे तो आएगा 45। अब आप मुझे बताओ कौन सा रास्ता अपनाओगे? सर ऑब्वियस ही बात है इसमें कम समय लगेगा, तो ये कम किलोमीटर है तो ये अपनाएंगे। अब इंस्टीट्यूट ने आपके सॉल्यूशन दे दिया कि नहीं साहब एस से टी, टी से जेड, जेड से वाई जाएंगे, फिर एक्स होते हुए एस से आएंगे और ऑप्टिमम ड्यूरेशन 81 लिख देंगे। अब इनसे कहो कि साहब 81 आप निकाल के दिखा दो, टोटल मार के दिखाओ कैसे आ रहा है आपका टोटल 81 कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? अरे हमारा यहाँ 51 की जगह हम 45 पे जा रहे हैं, आपसे 6 कम आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारा 84 आ रहा है। आपके पता नहीं कहां से कौन सा लेकर के आ रहे हो, आप पता ही नहीं, भगवान जाने। तो इसलिए इंस्टीट्यूट का इस तरीके से रहता है। मैंने आपको पूरा वापस से पूरा प्रोसेस समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि ट्रैवलिंग एजेंसी का केस किस तरीके से हैंडल करना है। वैसे ट्रैवलिंग एजेंसी की क्वेश्चन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने 2 बार न्यू सिलेबस में पूछ लिए हैं, तो नियरेस्ट मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर 24 में अभी पूछा है, तो जून 25 में पूछ सकता है। बाकी तो खैर अगर आ भी जाएगा तो आपको मैंने पूरा प्रॉपर्ली तरीका समझा दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पूरा असाइनमेंट समझ में आया कि नहीं आया, एंड स्पेशली ट्रैवलिंग एजेंसी वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CSE में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ असाइनमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइज, बाय बाय।